ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दादी महाराज की जय। ओम श्री सरस्वती नमः। सुप्रभात छात्रों, नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में मैं श्री चाउदादी मंदिर विद्याकुंज की ओर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्ययन के लिए अपन संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत नियमित अध्ययन करेंगे। जैसा आपको कार्य मिले उसको मैं समझता हूँ ध्यान पूर्वक समझते हुए आप उसी समय याद करने का प्रयास भी निरंतर जारी रखेंगे। छात्रों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं अथवा गृह कार्य समय पर करते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण यह है जितना पढ़ते हैं अशुद्धि रहित, गृह कार्य लेखन में कोई कोताही नहीं बरतते हुए उसी दिवस में उसको दोहरान करते हुए याद करने का भी पूरा प्रयास करते हैं, तो निरंतरता होने के कारण सत्र के अंत में हमें सब कुछ अच्छे भली प्रकार से याद हो जाता है। दूसरी ओर कुछ बच्चे केवल रटने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा नहीं, आप जितना भी पढ़ते हैं उसको समझते हुए याद करने का प्रयास करें। पहले समझें कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, मैं ऐसा नहीं करूं तो कैसे मेरा गलत होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। मैं दूसरी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं समझता हूं कि आप सभी कोविड का ध्यान रखते हुए उसी जीवन पद्धति को जी रहे होंगे। पुनः आपको आगाह करता हूं कि इस संबंध में आप किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे। माता पिता बड़ों की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन निर्वाह के लिए जैसा निर्देश मिलता है वैसा करेंगे। निश्चित रूप से आप पूर्णतः अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहते हुए अपने अध्ययन को निरंतर सुचारू रखेंगे। धन्यवाद। अब अपन शिक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने हेतु संस्कृत आचार्यों ने मंगलाचरण का विधान किया है। इसी संदर्भ में अपन व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करते हैं। संस्कृत व्याकरण अपन समझते हैं तो निश्चित रूप से साथ साथ में अपनी हिंदी व्याकरण स्वयं भी तैयार हो जाती है। तो भगवान का ध्यान करते हुए माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धं गुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। यहाँ पर है व्याकरणाचार्य कहते हैं मैं, अर्थात जो भी व्याकरण लिखने, जैसे इसको लिखने वाले वरदाचार्य हैं, तो वो कहते हैं मैं वरदाचार्य माँ सरस्वती को शुद्ध गुणों से युक्त है उसी रूप का आह्वान करता हूँ और इस पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए सभी बालक बालिका अर्थात छात्रगण शुद्ध गुणों से युक्त ये सिद्धांत कौमुदी को आप लघु सिद्धांत कौमुदी को आप अध्ययन के लिए प्रवेश करेंगे ताकि आपको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में दिक्कत नहीं रहे। तो इसी प्रकार से जैसा कि व्याख्या में बताया, सरस्वती संस्कृत में प्रत्येक शब्द की अपनी व्युत्पत्ति का नियम होता है। इसी प्रकार से जैसे सरस्वती है तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, सर अर्थात ज्ञानम, अस्ति अस्या अर्थ है यानी ज्ञान, और सरस्वती इसका अर्थ है सर शब्दात यानी सर शब्द से, सरस शब्द से मतूपी यानी मतूप परते होने पर। परते क्या है? मतूपी में सप्तमी एक वचन है, मतूप यानी मतूप परते होने पर क्या हो जाएगा? सरसवत। मतूप जुड़ा तो क्या हुआ? सरसवत। फिर इसमें गीपी यानी गीप पढ़ते होने पर क्या बना? सरस्वती शब्द बना। तो इसी क्रम में आप सभी देखेंगे कि हर एक शब्द की अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति की बनावट कैसी होती है, व्युत्पत्ति कैसी होती है, यही इसी के कारण संस्कृत को अपनी स्वयं की शब्दावली जैसे उच्चारण होता है उसी के अनुरूप उसको लिखा भी जाता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि का इसमें विधान नहीं रहता। इसी के कारण पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने संस्कृत को व्याकरण के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना है
और ये व्याकरण भाषा है किस आधार पर? इसी आधार पर है जैसा कि माहेश्वर सूत्र लिखा है, अर्थात इसकी अपनी वर्णमाला है और वह वर्णमाला हिंदी के अनुसार न रह करके थोड़ा सा परिवर्तन है। मानी संस्कृत को सूत्र पद्धति से समझने के लिए मैं जो माहेश्वर सूत्र आपको बता रहा हूँ इसी के अनुरूप उसको आपको याद करना है। पूरी संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण इस रूप में आप समझ सकते हैं। देखेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र ए ई ऊ ने रील री के ए ऊंगे ऐ औ चे है ये वे रे टे लेने ई में गैने ने में झे भे ये घे ढे ढे से, यहाँ पर हलंत जे बे गे डे दे से खे फे छे ठे थे चे टे ते वे के पे ये से रे है ले हलंत इति माहेश्वर सूत्राणी। ये 14 जो हैं वो माहेश्वर सूत्र हैं। यहाँ पर ए का मतलब ए और आ दोनों से हैं। इस जिस प्रकार के स्वर एक जैसे हैं उनको दोनों को समाविष्ट करते हुए लिखा है। ई का मतलब ह्रस्व ई यानी छोटी ई और दीर्घ ई बड़ी ई दोनों है। इसी क्रम में ऊ दोनों प्रकार का, री भी दोनों प्रकार की। लरी चूंकि वैदिक भाषा में ही बड़ी लरी होती है तो लरी केवल एक मात्रिक रहेगी यानी लघु छोटी ही रहेगी। इसी प्रकार से मिश्रित स्वरों के अंतर्गत ए होंगे आई औच है। इसी क्रम में बाकी सभी आपके व्यंजन आते हैं और ये इस क्रम में रहेंगे तो आप ध्यान देंगे। अब संस्कृत सूत्र कैसे समझेंगे? इसी क्रम में जैसे ए ई ऊन है तो ये नए जो हलंत है अर्थात इसमें स्वर रूपी अंश नहीं है, व्यंजन है। तो ये केवल सीमा का बोधक करवाने वाला, जैसे संस्कृत सूत्र में अण आया तो अण का तात्पर्य ये रहेगा उसमें ए ई उ आ गया। चूंकि नय है वो अपना इस सीमा तक ज्ञान करवाता है। इसी प्रकार से मान लो अक है तो यहाँ कै तक अपन गणना करेंगे लेकिन नय जो हलंत है उसकी उस समय गणना नहीं करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ए ई उ फिर रील री और यहाँ तक आ गया, इसका मतलब ये अक हो गया। यहाँ तक आप लिखा तो ये क्या हो गया? अक हो गया। इसी क्रम में ए ऊंगे रहेगा ऐ औच। जैसे स्वर संधि के अंतर्गत एक सूत्र है जिसको संधि के नाम को भी अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। तो वो अच का क्या तात्पर्य है? अर्थात समस्त स्वर कैसे रहेंगे? वो ए ई उ फिर चूंकि हलंत है इसकी गणना नहीं होगी, रील री फिर कै हलंत है इसकी गणना नहीं होगी, ए ओ फिर अंगे हलंत है इसकी गणना नहीं होगी, ऐ औ यहाँ चे अच था आपका सूत्र में क्या था? अच या अच संधि। अच का मतलब स्वर संधि। चूंकि अच के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में पूरे स्वर आ जाते हैं तो इस क्रम में एक बार मैं पुनः बताऊं, इसमें अच का मतलब क्या हुआ? ए आ दोनों, ई दोनों, उ दोनों। और इसी क्रम में गणना करेंगे तो क्या बनेगा? ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। ये समस्त स्वर आ गए आपके। संस्कृत में जो 13 स्वर माने हैं वो समस्त स्वर यहाँ तक पूरे हो गए, इसीलिए इसको अच संधि या स्वर संधि के नाम से जानते हैं। बाकी व्यंजन है। अब इसमें याद करने के लिए आपको सुविधा क्या रहेगी मैं आपको बताऊं। पहले पूरे स्वर समाप्त होते हैं, फिर आपका है के साथ में क्या रहेगा? अंतस्थ, अंतस्थ ये व रे और ले ये समाप्त होंगे। ये है कि यहाँ पर ऊष्म वर्ण का एक है आ गया है, बाकी अंतस्थ। उसके बाद में वर्ग का 5वां अक्षर। छात्रों कै में 5 अक्षर है कै की लाइन में, तो उसको कै खे गे घे फिर अड़े जिसको अंगे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कै वर्ग होगा
पांचों अक्षरों में। इसी प्रकार से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फिर प वर्ग, ये 25 वर्ण जिसको अपन पढ़ते हैं तो हिंदी में स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और यहाँ पर उसी शब्दावली में कु, चु, टू, तु, पु अर्थात प्रत्येक अक्षर का पांचों लाइन के पांचों पर पहले अक्षर के अनुसार उसका वर्ग का नाम दे दिया जाता है। फिर याद करने में चतुर्थ वर्ण रहेगा अर्थात वर्ग का पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर, और चौथा अक्षर के बाद होगा आपका तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर और प्रथम अक्षर। उसके बाद में तीनों सकार और फिर है की पुनरावृत्ति 2 बार है। एक तो है की पुनरावृत्ति यहाँ है और एक है की पुनरावृत्ति यहाँ है। इस प्रकार से इसी क्रम में आपको याद करने हैं। पूरी संस्कृत व्याकरण इन माहेश्वर सूत्रों में है। अब आगे देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में देखते हैं तो अपन ये जानते हैं कि कौन से स्वर को अथवा मात्रा को किस रूप में उच्चारण करते हैं और व्यंजन को कैसे रूप में उच्चारण करते हैं। इसके लिए व्याकरणाचार्यों ने एक नियम बना दिया। क्या बनाया? एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्द मात्रकम। अर्थात एक मात्रा उच्चारण करने में एक मात्रा जितना समय लगे, उच्चारण करते समय ध्वनि का अंश जो भाग है वो कम लगे, उसको एक मात्रा जानना चाहिए। एक मात्रा से यानी लघु स्वर से, जैसे ए बोलते हैं इसमें स्वर कम लगा, लेकिन आ बोलते हैं तो ऐसे उसकी द्विगुणित ध्वनि, दुगुनी ध्वनि हो जाती है। दुगुना स्वर तंत्री को जोर लगाना पड़ता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिमात्रस्तो प्लुतो गेयो, त्रिमात्रा वाला 3 मात्रा जिसमें होते हैं उसको प्लूत जानना चाहिए। प्राय करके हिंदी में कुछ वर्णों को मिश्रित कहते हैं, लेकिन वहाँ पर संस्कृत में 2 ही स्वर माने संपूर्ण को, ह्रस्व दीर्घ, लेकिन तीसरे का यहाँ पर संस्कृत व्याकरणाचार्यों ने नियम के अनुसार विधान कर लिया और उसको प्लूत कहते हैं। और वो प्लूत के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। व्यंजनम चार्द मात्रकम, व्यंजन जो है ह्रस्व जैसे ए है, इससे भी अर्धमात्रिक आधा समय लगे एक मात्रा से, उसको अर्धमात्रिक को व्यंजन समझना चाहिए। जैसे कै बोलते हैं ना, कै, इसमें तो ए आ जाता है, और कै ऐसे बोलते हैं तो वो अर्धमात्रिक अर्थात व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार से आपको ये जानना चाहिए। पुनः देखेंगे, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्द मात्रकम। मात्रा क्या है? पुनः मैं आपको समझाऊं। समय के अंश अर्थात भाग को मात्रा कहते हैं। किसमें कितना उच्चारण का समय लगा है उसी के अनुसार, उस उच्चारण के समय के अनुसार मात्रा ह्रस्व है यानी लघु है या अर्थात छोटी है अथवा दीर्घ गुरु है, इसका विधान किया गया है। जो कि एक ह्रस्व लघु स्वर की एक एवं दीर्घ की 2 मात्रा होती है। बड़ा गुरु वर्ण होता है, गुरु अक्षर दीर्घ अक्षर होता है, उसको द्विमात्रिक कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिमात्रिक तथा व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। अब स्वर देखेंगे संस्कृत के दृष्टिकोण से। स्वर तंत्री के बिना किसी विशेष रुकावट के यानी बिना किसी रुकावट के जो अक्षर बाहर आए उसको स्वर कहते हैं। तो इसी क्रम में देखेंगे, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व कहें, लघु कहें या एक मात्रिक स्वर कहें, या आपस में एक दूसरे के पर्याय शब्द ही समझें, तो ये रहेंगे ए, ई, उ, री, ली। दीर्घ अर्थात गुरु या द्विमात्रिक स्वर, ये रहेंगे आ, ई, उ, री। इसी क्रम में मिश्रित के अंतर्गत, हालांकि ये दीर्घ स्वर ही हैं, तो एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलने के कारण इनको मिश्रित स्वर कह देते हैं। आई, ए, ऐ, ओ, औ, ये रहेंगे। प्लुत स्वर के अंतर्गत हर प्लुत स्वर को
विधान किया संस्कृत आचार्यों ने कि व्याकरण के नियम के अनुसार यदि नियमबद्ध भंग नहीं हो, इसके लिए अपन क्या करें, तो जो ह्रस्व एक मात्रिक है उसको भी प्लूत अर्थात त्रिमात्रिक बना दिया, 3 मात्रा वाला समय। अब इसके लिए है ए ई उ री ली ए ऐ ओ औ अर्थात समस्त स्वर आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी मनीषी विद्वान ने विचार किया, जैसे किसी के संज्ञा में अर्थात किसी के नाम में यदि तीनों ही ह्रस्व नाम हों, एक मात्रिक हों और जोर से उसको पुकार नहीं सकते, क्योंकि जोर से पुकारेंगे तो व्याकरण के नियम का भंग होगा। मान लो कोई खेत में दूर खड़ा है अथवा खेल के मैदान में दूसरे छोर पर खड़ा है और उसका नाम पवन है, पवन में तीनों ही ह्रस्व स्वर का विधान है अर्थात ए ही आ रहा है, तो अपन जोर से बोलेंगे तो दीर्घ बोलेंगे तो व्याकरण नियम का विधान का विपरीत अर्थ हो। तो उस व्याकरण नियम भंग होने से बचाव के लिए नियम यह बनाया प्लुत स्वर के लिए, यानी ह्रस्व भी त्रिमात्रिक रहेगा ऐसी स्थिति में और दीर्घ भी त्रिमात्रिक रहेगा, उसी क्रम में सभी स्वर त्रिमात्रिक रहेंगे। इसी क्रम में इसने लिखा है ए के बाद में 3, इसी प्रकार से ई के बाद में 3, ऊ के बाद में 3, ये सभी रहेगा। इसीलिए प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।